हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अंशुल है और मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका सिविल स्टेप आईएएस के ऊपर। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो हाल फिलहाल में आपने न्यूज़ में सुना होगा, उसके बारे में डिस्कशन की होगी, अपने दोस्तों से बातचीत की होगी, अपने आस पड़ोस में बात की होगी, सरकार को शायद थोड़ा भला बुरा भी कहा होगा। आज उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द अरावलीज। क्या है ये मसला अरावलीज का, क्यों इसके ऊपर बात हो रही है, इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, हमारे जो जीएस के सेक्शंस में इन्वायरमेंट का पार्ट रहता है ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और उसको मैं कवर भी वैसे ही करूंगा कि अगर आपसे पेपर में वैसा क्वेश्चन पूछा जाए तो उसके आप कुछ क्रिस्प पॉइंट्स जिसे आप अपने हिसाब से बाद में बनाकर भी लिख सकते हैं, वो क्रिस्प पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं जो आप उसमें लिख सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगा। बट पूरी तरह से इसको कवर करेंगे, देखेंगे कि न्यूज़ में भी क्या था और ओवरऑल भी इसके बारे में क्या प्रोस्पेक्ट रहेगा। ठीक है, सो टुडेज टॉपिक इज अरावली केसेस इन इंडिया, इन्वायरमेंट लॉ, गवर्नमेंट ऑर्डर्स एंड सॉल्यूशंस, ये सब कुछ क्या हो रहा है इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं क्लास, अरावली हिल्स है क्या। ठीक है, हम लोग जब माउंटेन्स पढ़ते हैं तो उसमें हम ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स पढ़ते हैं, तो दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स इंडिया के पास है क्लास, जिसे हम अरावलीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन्स भी दुनिया के सबसे यंगेस्ट हमारे पास हैं, दैट इज हिमालयस। तो दोनों के सबसे ओल्डेस्ट और यंगेस्ट दोनों माउंटेन्स हमारे पास हैं क्लास, यंगेस्ट बीइंग द हिमालयस एंड द ओल्डेस्ट बीइंग अरावलीज। ऐसा कहा जाता है कि जब ये बने थे तो अपने ज़माने में कभी हिमालय से भी ऊंचे रहे होंगे, लेकिन आज की डेट में ये कटते छटते जा रहे हैं, इसीलिए इन्हें हम रेजलिट या रेजिडुअल माउंटेन्स के नाम से भी जानते हैं, जो माउंटेन सब वेदरिंग के इफेक्ट में आकर या समय की मार को झेलते हुए कटते फटते जा रहे हैं। भारत में अगर नक्शे पे देखें तो आपको दिखेगा कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात को ये टच करता है। दिल्ली में अगर आप इसको देखेंगे तो गुड़गांव दिल्ली का जो हिस्सा है वहाँ से एक बाउंड्री आपके पास चलती है जो पूरे राजस्थान को तकरीबन दो भागों में बांटते हुए गुजरात में जाकर खत्म होती है। प्लेज अ की रोल इन द ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड क्लाइमेट बैलेंस। हमारा ये जो क्षेत्र है, आप आमतौर पर देखते हैं कि जिस जगहों पर हम नॉर्थ में रहते हैं यहाँ पे धूल मिट्टी ऑलमोस्ट आपको दिखने को मिलती है साल भर। इसका कारण है क्लास जो हमारे पास थार का डेजर्ट है। ठीक है, ये हवाएं जब रुक करती हैं तो ये आपको दिखेगा कि ये धूल मिट्टी लेकर आती हैं। आप ऐसी धूल मिट्टी साउथ में कम देखते हैं क्लास, ऐसी धूल मिट्टी आपको नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम मिलेगी। आप यूरोप में जाते हैं, आपको यूरोप में धूल मिट्टी नहीं मिलती। इसका कारण है आसपास कोई रेगिस्तान नहीं है। आपको दिखेगा कि थार की मिट्टी उड़ती है, इस तरफ आती है, लेकिन ये अरावली ही है क्लास जो इस मिट्टी को बहुत हद तक रोकती है, फिल्टर करती है। अगर ये ना होती तो आज नॉर्थ इंडिया डेजर्ट बन चुका था। डेजर्टिफिकेशन को रोकने में हमारे यहाँ मानसून का जो क्लाइमेट आता है उसको भी बैलेंस बिठाने में, राजस्थान के हिस्सों में पानी की सप्लाई पहुंचाने में, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने में, एक्वाफायर के तौर पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके अरावलीज हैं। ठीक है, तो आप ज्योग्राफिकली समझेंगे, इट होल्ड्स अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन अवर सिस्टम। तो अभी अरावली क्यों इंपॉर्टेंट है क्लास, जैसे मैंने आपको बताया, प्रिवेंट डेजर्टिफिकेशन, जो मरुस्थल बन रहा है हिस्सा उसको रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, पूरी की पूरी जो वहाँ की एरिया की बायोडाइवर्सिटी है, चाहे वो प्लांट्स की स्पीशीज़ हों, चाहे वो एनिमल स्पीशीज़ हों, बाकी स्पीशीज़ हों, ये उसको भी वहाँ पर सपोर्ट करता है। एक नेचुरल बैरियर के तौर पर काम करता है क्लास एनसीआर के लिए। ठीक है, ये अरावली ही है जिसकी वजह से आपको दिखेगा कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के आसपास मानसून की ठीक ठाक बारिश हो जाती है। अदरवाइज तो अगर ये डेजर्ट होता तो सारी की सारी मानसून यहाँ तक आते वैसे ड्राई हो जाती। तो बहुत अच्छे बैरियर के तौर पर ये मिट्टी को रोकने में, मानसून को बेहतर करने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। और ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है क्लास। ठीक है, ये एक्वाफायर्स के तौर पर बनता है, बहुत लंबे समय तक यहाँ पर पानी होल्ड रहता है। राजस्थान को पानी देने में, एनसीआर के रीजन को पानी देने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। तो अरावलीज को आप मान के चलिए क्लास, ये आपके नॉर्थ इंडिया के कुछ हिस्से में लंग्स का काम कर रहे हैं। जैसे हवा को शुद्ध करके रखना है, पानी को स्टोर करके रखना है, लंग्स आपके जीवन में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे ही अरावलीज भी उतने ही इंपॉर्टेंट हमारे पास है। अभी बैकग्राउंड क्या है, अरावली के केसेस को लेकर क्या बातचीत हो रही है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आपको दिखेगा जो इलीगल माफियागिरी यहाँ पर चलती है, माइनिंग जो यहाँ पर है, खदान का जो यहाँ पर काम होता है, मिट्टी का, बालू का, बाकी सारे मिनरल्स का, वो बहुत बेअंत है क्लास। यहाँ कोई हिसाब किताब नहीं है, बहुत ज़्यादा माफियागिरी आपको यहाँ पर दिखेगी, इलीगल माइनिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपको दिखेगा कि अरावली अपने समय के हिसाब से बहुत तेज़ी से डिग्रेड हो रहा है। इरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शंस एंड अर्बन एक्सपेंशंस, ये तो पूरे देश की समस्या है, कुछ भी नहीं पता। एनक्रोचमेंट्स कितनी ज़्यादा, नदियों की इंक्रोचमेंट हो जाती है, तो आपको देखिएगा पहाड़ों की इंक्रोचमेंट भी है। फिर हमें वो वीकेंड वाइब्स के लिए रिजॉर्ट्स चाहिए होते हैं पहाड़ों के बीच में, तो उसको बनाने के लिए पहाड़ कटेंगे भी, लालच आएगा, है ना।
फिर इसमें सारे लोग जो बड़े पार्टीज हैं वो इन्वॉल्व भी होंगी, है ना, कुछ कहूँगा तो पॉलिटिकल हो जाएगा। तो सेवर्स एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, वैसे भी क्लाइमेट चेंज एक रियल चीज़ है जो हो रही है, उसका भी इफेक्ट इसके ऊपर पड़ रहा है। तो हम अरावली को बड़े सिस्टमेटिकली मारने की कोशिश कर रहे हैं क्लास। क्लाइमेट चेंज का तो इफेक्ट है ही है, लेकिन ये जो इलीगल माइनिंग है, कंस्ट्रक्शन है, इंक्रोचमेंट्स हैं, ये भी क्या कर रही हैं, उसको मारने में तेजी का काम कर रही है। मतलब बंदा जब मरना तो है ही है, हम थोड़ा थोड़ा जहर उसको और देते रहते हैं। तो ये अरावली के केसेस आपके पास काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। कुछ मेजर प्रॉब्लम्स इसमें हैं जो पिछले कुछ समय में आइडेंटिफाई की गई हैं, जैसे कि इलीगल एंड एक्सेसिव माइनिंग। पहली बात तो यहाँ पर ज़्यादातर माइनिंग इलीगल है, गैर कानूनी है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, जो मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, माफियागिरी। और एक्सेसिव, हर चीज़ की ना क्लास लिमिट होती है, ठीक है। मैं एक बहुत चीज़ को पर्सनली मानता हूँ कि दुनिया बोलती है ना कि प्रकृति इंसाफ करती है, कि आपने प्रकृति से छेड़छाड़ की, प्रकृति आपसे छेड़छाड़ करती है। जैसे हिमाचल का लोग एग्जांपल देते हैं कि इतनी ओवर कंस्ट्रक्शन हुई है, इसकी वजह से इतना डिजास्टर हमें देखने को मिला पंजाब हरियाणा में, हिमाचल में पिछले साल, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में प्रकृति को ये इंसाफ नहीं करती, जस्टिस नहीं है। हम बहुत प्यार से इसको शुगर कोट करते हैं। इट्स सिंपली कॉज एंड इफेक्ट। आप प्रकृति से अगर इतनी छेड़छाड़ कर रहे हो तो वो बदल जाएगी, और वो बदलेगी तो उसका कुछ ना कुछ तो आपको रिएक्शन दिखेगा ही। तो इतनी इलीगल माइनिंग, इतनी एनक्रोचमेंट्स, आप इतनी ज़्यादा माइन वहाँ पर सक्सेसिवली एक्सेसिवली माइनिंग करोगे तो यार नेचुरल सी बात है, वो आपको उसका कुछ ना कुछ तो आपको रिवर्ट आना ही है, तो वो आपको इफेक्ट करेगी। इसका सबसे पहला नतीजा आपको दिख रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल रिचार्ज हमारे यहाँ खत्म हो रहे हैं, ठीक है। फिर आपको दिखेगा लॉस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। देखो हम लोग बचपन में पढ़ते ना, फूड साइकिल पढ़ते हैं हम लोग, है ना। प्रकृति में प्रकृति का दूसरा चरण तीसरा चौथे का संतुलन बनाकर चलती है। जितना जरूरी इंसानों का होना है उतना ही जरूरी जानवरों का होना भी है, उतना ही जरूरी वनस्पतियों का होना भी है। लेकिन अगर हम इसको इतनी तेजी से खत्म करेंगे तो आने वाले समय में क्या देखेंगे हम लोग, मिट्टी पत्थर वही बचेगा मुझे लगता है। फिर सॉइल इरोजन होती है, और उसके साथ साथ आपको दिखेगा एयर पोल्यूशन भी होगा। 2017 के अंदर अरावली की बहुत तकड़ी आंधी आई थी क्लास, और अगर आपको याद हो, आप कभी इसको गूगल करके देखिएगा, आई थिंक अगस्त या सितंबर के महीने में हुआ था, 2017 की बात है ये। नॉर्थ इंडिया में तकरीबन 5-7 दिन के लिए धूल टिक गई थी, और वो शिमला तक गई है क्लास। वो अरावली से उठी थी और आपके दिल्ली, नॉर्थ इंडिया में पंजाब हरियाणा को कवर करते हुए हिमाचल के शिमला इतनी हाई लेवल तक राइज कर गई थी यार वो उस टाइम पे। हम इसे सीरियस नहीं ले रहे हैं, अरावली डिग्रेड हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट 50 बार बोल चुकी होगी, पहले भी बहुत सारे केसेस हो चुके हैं कि हमें अरावली को दोबारा बसाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कुछ रूल्स मैं आपको बताता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्यू मोटो लिया, कॉग्निजेंस ऑफ इन्वायरमेंटल डैमेज। स्यू मोटो का होता है सुप्रीम कोर्ट खुद से उस चीज़ का संज्ञान ले रही है, मतलब समझ लो कि उसने खुद से केस स्टार्ट किया है ताकि वो इस मामले के ऊपर बात कर सके। कोई और नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट खुद भी ये काम कर सकती है। ऑर्डर्ड मैपिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अरावली एरियाज। उन्होंने कहा कि आप पहले डाटा तो लेकर आओ, मैपिंग तो करो कि अरावली कहाँ पे, किसको अरावली कहा गया है, किसको नहीं कहा गया है, उस डाटा के बेसिस पे क्लासिफिकेशंस करो, बहुत जरूरी है, ठीक है। मॉनिटर्ड माइनिंग एंड लैंड यूज एक्टिविटीज। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि कितनी माइनिंग, कैसे माइनिंग, किस हद तक हो रही है, उसका डाटा निकाल कर लाओ। कितनी आप अर्बनाइजेशन कर रहे हो उस एरिया में, कितनी रिक्वायर्ड है, कितनी एक्सेसिव है, उसके बारे में बात करना जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पीछे कुछ इसके ऑर्डर्स दिए थे। लेकिन अभी आपको दिखेगा कि एक्सेप्टेंस हुई साइंटिफिक मैपिंग की अरावली रेंजेस की, जिसमें आपको दिखेगा कि जो आपका अरावली से रिलेटेड जो केसेस हुए थे उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी तब मैपिंग करेंगे। राजस्थान सरकार ने जो आपके पास है इस मामले में माइनिंग को लेकर, उन्होंने भी ये कुछ नियम बनाए हुए हैं कि 100 मीटर से नीचे वाला आपका पहाड़ है या नहीं है, जो अभी न्यूज़ में चल भी रहा है। लेकिन इसके बारे में बात हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं हुई है, बात हुई है इस मामले में। रिस्ट्रिक्शन ऑन द न्यू माइनिंग लीज, तो कुछ जगहों पर आपको दिखेगा कि माइनिंग के ऊपर रोक लगा दी गई थी, नए टेंडर्स नहीं निकाले गए थे, पुराने टेंडर्स को ही काम पे रखा और उसको भी लिमिटेड करने की कोशिश की गई थी। सस्पेंशन ऑफ माइनिंग इन द फॉरेस्ट एरिया विदाउट क्लियरेंस। जंगलों में जाकर आप खदानों का काम नहीं कर सकते जब तक आपको इसकी क्लियरेंस नहीं मिलती। तो राजस्थान गवर्नमेंट ट्राइड अ बिट कि जिसके तहत हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे। पिछले साल हरियाणा के अंदर भी अरावली के पुनर्निर्माण को लेकर बात हुई थी कि हम लोग जंगलों को दोबारा बसाएंगे, इसके कुछ हेक्टेयर्स को दोबारा बसाएंगे। लेकिन कुछ उजाड़ कर कुछ बना रहे हो, कुछ बनाकर फिर उजाड़ रहे हो यार, उसका कोई सेंस नहीं बनता है।
ये प्रकृति का बैलेंस नहीं बनाती है। प्रकृति बड़े लंबे समय तक चलने वाली चीज़ों में से है। प्रकृति को अगर आप ऐसे ऐसे बदलते रहोगे ना तो वो भी वैसे ही बदलेगी और आप उसका कुछ कर नहीं पाओगे। उसका इफेक्ट हमें बहुत लंबे समय तक मिलेगा। बट सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे ऑर्डर्स इस केस में दिए थे। गवर्नमेंट की अगर कुछ एक्शंस की बात करें तो प्रिपरेशन ऑफ सस्टेनेबल माइनिंग एंड मैनेजमेंट प्लान्स, ठीक है, सरकार ने बताया था कि हम जो माइनिंग है उसको सस्टेनेबल बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो रहा है, उसका एक सुटेबल जो यूज़ है, सुटेबल जो पर्पस है उसके ऊपर बात करेंगे। माइनिंग को लेकर प्लानिंग भी लेकर आएंगे कि कहाँ से क्या कितना निकालना है, वो ज़्यादा ना हो, ठीक है। टेक्नोलॉजी यानी ड्रोन्स और सैटेलाइट से उसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे कि अच्छा इलीगल माइनिंग तो नहीं हो रही है, और सेंट्रल स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन भी बनाया जाएगा, ठीक है, ताकि इसको बेटर लिया जाए। लेकिन हाल फिलहाल में मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं या आप इसकी खबरें क्यों सुन रहे हो, इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करते हैं। सरकार ने घोषणा की थी कि 100 मीटर से नीचे जो अरावली है उसे हम लोग क्या घोषित कर देंगे कि वो पहाड़ है ही नहीं। ये बिल्कुल ऐसा जैसे मैं कह दूं कि 5.5 फुट से नीचे बंदा ही नहीं है ना, या मैं 6 फुट का स्टैंडर्ड मान लूं, मैं अपने आप को स्टैंडर्ड मान लूं कि 6 फुट वाला तो बंदा है, उसके नीचे वाला तो बंदा ही नहीं है। पहाड़ होता है यार, पहाड़ अपने लेवल पर काम करता है। और अगर जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है उसकी बात करें तो 90% ऑफ द अरावलीज 100 मीटर या उससे कम है। उसकी एलिवेशंस अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। आपने उसको डिसाइड ही नहीं किया उसको कैसे करना, उसके बारे में कोई ढंग से बात ही नहीं की। आप सीधा घोषणा कर देते हो कि 100 मीटर से नीचे वाला आपका अरावली नहीं होगा। राजस्थान गवर्नमेंट ने भी इसको किया हुआ है, लेकिन ये बड़ी बेहूदगी है। आपको समझना चाहिए कि आप इस तरीके से सब कुछ अगर नीलामी पर ले जाओगे या हर चीज़ की तोड़फोड़ करोगे तो उसकी भरपाई कहाँ से होगी। वो जो एक पेड़ माँ के नाम लगना था और जो इतने पेड़ माँ के नाम पर कट जाएंगे उसका क्या हिसाब दोगे आप, उसको कहाँ से एड्रेस करेंगे। कंसर्न्स अबाउट द एक्सक्लूसिवनेस ऑफ फुटहिल्स एंड द रिचार्ज जोन्स, पहाड़ की जड़ खा जाओगे यार आप लोग। और वही पहाड़ की जड़ सबसे ज़्यादा वाटर स्टोरेज में आपकी हेल्प करती है, एक्विफायर के तौर पर काम करती है। आप नहीं सोच रहे हो उसके बारे में, आपको सिर्फ दिख रहा है कि माइनिंग होगी, रेयर अर्थ मिनरल्स मिल जाएंगे, लिथियम विथियम मिल जाएगा। अरे बचेगा क्या उसके पीछे। आप जो कर रहे हो वो बहुत भयानक है प्राकृतिक तौर पर। इन्वायरमेंटल ग्रुप्स डिमांड फॉर द ब्रॉडर प्रोटेक्शन, आप देख रहे हैं कि किसानों ने या वहाँ के लोकल्स ने जो है बहुत बड़े लेवल पर इसका विद्रोह किया है, और ये होना भी चाहिए, बहुत बहुत ज़रूरी है। सिस्टमेटिकली अगर मैं कहूँ तो अगर जब इस मुहिम को चलाया जा रहा है तो बहुत अच्छा एक ऑब्जेक्टिव है जहाँ पर हम लोग इस मुद्दे को एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। बेटर प्रोटेक्शन ऑफ द इकोसिस्टम अगर हम देखें इसके बारे में होनी चाहिए, इलीगल माइनिंग को रोका जाना चाहिए, और इसके बारे में जो अवेयरनेस है स्पेशली अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल लॉज, इसके कॉज एंड इफेक्ट्स क्या होंगे उसके बारे में डिटेल में बात होनी चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक और सोशल इंपैक्ट भी बहुत बड़ा है क्लास। आप इसको सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर भी समझें कि खाली ये नहीं है कि अरावली गिरा, मैंने और आपने ग्राउंड वाटर रिचार्ज की बात कर ली तो बात खत्म हो गई। इंपैक्ट ऑन माइनिंग रिलेटेड लाइवलीहुड्स, जो लोग माइनिंग के ऊपर टिके हुए हैं उनकी लाइवलीहुड भी तो ऊपर नीचे जाएगी, और वो किसके पास जाएगी माइनिंग, ये भी सवाल होगा। क्या वो सोशलिज्म के पर्पज से आ रही है या कैपिटलिज्म के पर्पज से आ रही है, या ये सवाल भी एड्रेस करना जरूरी है। कंसर्न रेज्ड बाय द लोकल कम्युनिटीज, जो लोग लोकल्स होते हैं ना, खासकर जो ट्राइबल होते हैं, वो जंगलों को बहुत पवित्र मानते हैं क्लास, ठीक है। उनके लिए तो वो धार्मिक मान्यताओं जैसा है, उससे भी तो छेड़छाड़ होगी। उनकी मान्यताओं से, उनके सिस्टम से छेड़छाड़ हो रही है, तो उनको आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है। नीड फॉर द अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस, और अगर आप इन सबको खत्म कर रहे हो तो इसके बदले में आप किसी को क्या दोगे, उसके ऊपर भी बात होनी जरूरी है, ठीक है। सजेस्टेड सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं क्लास, जैसे कि साइंटिफिक एंड लैंडस्केप बेस्ड डेफिनेशंस ऑफ अरावली। सीधा मत घोषित करो कि 100 मीटर से नीचे वाला अरावली नहीं है। आप सिस्टम लगाओ कि कौन सा माउंटेन कितनी एलिवेशन पर है, कहां पर सिचुएटेड है, क्या हिसाब किताब है, वो काटने लायक है भी है या नहीं है, और काटना है तो क्यों काटना है। अंततः अगर बात आ रही तब काटो यार, ऐसी कोई जरूरत नहीं है उसकी। इलीगल जो माइनिंग है या इंक्रोचमेंट है उसको रोकना जरूरी है, और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। एक आम आदमी का जागरूक होना भी इसमें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। फिर रिस्टोरेशन भी बहुत जरूरी है, जैसे कि एफोरेस्टेशन विद नेटिव स्पीशीज, ऐसी वनस्पतियों को वहां लाया जाए, ऐसे प्रजातियों को वहां लाया जाए जो उसको रिहेबिटेट करने में, उसको दोबारा से बसाने में हेल्प करेगी। उसकी जो एफोरेस्टेशन है अगर वो जितनी ज़्यादा बेहतर हो पाएगी उतना हमारे लिए भी अच्छा है। हम नॉर्थ में जो बैठे हैं हमारे लिए तो बहुत 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 ज़रूरी है ये चीज़। रिचार्ज स्ट्रक्चर्स लाइक चेक डैम्स, छोटे छोटे चेक डैम्स भी बनने। चेक डैम समझ लो क्लास, पहाड़ों से की बाद जैसे पानी नीचे उतरता है ना, तो हम उसको एक जगह इकट्ठा करते हैं। एक जगह इकट्ठा कर लिया, फिर थोड़े दूर के किनारे पर एक छोटा सा रिजर्वायर और बना लिया,
तो वो पानी की धाराओं को काफ़ी लंबे समय तक चलाता है। तो वो सीजनल ना होकर कई बार आपको दिखेगा कि पूरा साल भी कई बार वो पानी छोटी छोटी धाराओं में दे देते हैं। तो वो बहुत अच्छा सिस्टम है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज और प्रिजर्व करने का। एंड रिहेबिलेशन ऑफ द अबेंडेंड माइंस, जो माइंस आपने खंगाल के ख़त्म कर दी हैं उन्हें कैसे दोबारा से जीवित किया जा सकता है, उसका पुनर्जागरण कैसे किया जा सकता है, उसके ऊपर भी आपको सवाल करने पड़ेंगे, उसको एड्रेस करना पड़ेगा। ठीक है जी। वे फॉरवर्ड की अगर बात करें तो भैया डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के बीच का जो बैलेंस पूरी दुनिया में बिगड़ा हुआ है, उसके ऊपर वैसे आप मीटिंग करते रहते हो, क्लाइमेट चेंज, COP20, COP30, COP80, यार उसको एड्रेस भी तो करो। क्या करेंगे हम क्योटो प्रोटोकॉल का, क्या करेंगे हम पेरिस क्लाइमेट समिट का, क्या करेंगे हम कॉप्स का, जब उसके ऊपर काम ही नहीं हो रहा है। प्रकृति और जो आपका विकास है उसके बीच का जो गैप है उसको आप समझ ही नहीं रहे हैं। स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी, जो भी हो रहा है उसको प्रॉपरली मॉनिटर करो, उसको डाटा में कन्वर्ट करो, उसके बारे में बात करो, ट्रांसपेरेंसी लेकर आओ यार कि क्या सही चल रहा है क्या गलत। वो तो खैर ट्रांसपेरेंसी घूमने गई है देश में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन, आप आज का तो सोच रहे हो, आने वाली नस्लों को क्या देकर जाओगे, है ना। आज तो चलो आप जंगल काट के पैसे कमा लोगे, लेकिन कल की जनरेशन को तो सांस ही नहीं मिलेगी लेने के लिए। मिट्टी में पैदा होगा, पैदा होते ही मर जाएगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो आप सो कॉल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात करते हो उसका क्या हिसाब होगा। तो दीज आर द पॉइंट्स जो हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे थे। कंक्लूजन की तरफ चलें तो अरावली प्रोटेक्शन इज क्रिटिकल फॉर द इंडियन इकोलॉजी। अगर आप नॉर्थ इंडिया की इकोलॉजी की बात करेंगे तो उसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके अरावलीज हैं। कोर्ट एंड गवर्नमेंट दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्लास ये ऊँट किस करवट बैठेगा वो देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और लॉन्ग टर्म जो सक्सेस है वो इम्प्लीमेंटेशन पे ही डिपेंड करती है कि इन सारे मुद्दों को एड्रेस किया जाए कलेक्टिवली, और वही सबका साथ सबका विकास इस पर लगाना जो है बहुत ज़रूरी है। बिना सोचे समझे कुछ भी किए जाने का नतीजा बहुत खतरनाक यहाँ पर हो सकता है। ठीक है जी। तो दिस इज ऑल वी हैव फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आई होप लेक्चर क्रिस्प रहा होगा और आपको समझ आया होगा। And please do like and subscribe the channel. Till then, just take care of yourself. We'll see you next week with the next topic. Till then, thank you so much. Take care of yourself. God bless you.